Assalamualaikum students. Anesthesia 4th semester lecture 09 and today our topic is beta blockers. बीटा ब्लॉकर्स एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एनेस्थीसिया के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर जिसके पाए जाते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स के होते हैं। और आपके एनेस्थीसिया का मेन मकसद ही बीटा रिसेप्टर्स को या बीटा ब्लॉकर्स को, उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करवाने का मेन जो टॉपिक होता है वो उसी का होता है। तो इसके जो आज का हमारा टॉपिक है वो बीटा ब्लॉकर्स पे हैं। सबसे पहले कि कबूलियत का यकीन न करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ऐसे हालत में दुआ करो कि तुम कबूलियत का यकीन न करो और ये जान न को कि अल्लाह ताला गफलत से बरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। तो जब भी आप दुआ करें तो ऐसी हालत में किया करे है कि आपको यकीन हो कि हाँ बिल्कुल ये दुआ जो है मेरी कबूल होगी। अगर आप दिल में गफलत होगी, आप ये कहेंगे कि नहीं बस मैं दुआ तो कर रहा हूँ, बस सिर्फ वो टोटल पूरा कर रहा हूँ, तो इससे आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को बीटा एंड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी बोलते हैं और ये जो यूज़ होते हैं ये ब्लड प्रेशर्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। और बाज़-ओ-क़ात ये जो एफिनेफ्रिन जो होते हैं या एड्रेनलिन होते हैं उसके इफ़ेक्ट्स को भी ब्लॉक करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स यूज़ हो सकते हैं। बीटा ब्लॉकर जो होते हैं ये हार्ट टू बीट मोर स्लोली विद द लेस फोर्स। ये हार्ट को ज़्यादा बीट करवाता है लेकिन कम फोर्स लगाने के साथ साथ ये ड्रग्स स्पेशली इसके लिए यूज़ होते हैं जब जो आपके ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज़ हो सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं हेल्प ओपन अप योर वेन्स एंड आर्टरीज टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। इसका मेन काम क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करवाना या ज़्यादा करवाना, इसका काम क्या होता है? ये वेन्स को और आर्टरीज को क्या कर देता है? उसको ओपन कर देता है, उसमें हेल्प कर देता है। जब वो उसकी हेल्प कर देता है तो उससे क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो इम्प्रूव हो जाती है और उससे क्या हो जाता है, आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई जो होता है वो फ्लो उसका इम्प्रूव हो जाता है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है? बीटा ब्लॉकर्स वर्क्स बाय द ब्लॉकिंग द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन एफिनेफ्रिन आल्सो नोन एज एड्रेनलिन। इसका मेन काम क्या होता है? ये एड्रेनलिन जो होता है या एफिनेफ्रिन होता है, उनको क्या काम करवाना होता है? उसके इफेक्ट्स को ब्लॉक करवाना। बीटा ब्लॉकर्स काज योर हार्ट टू बीट मोर स्लोली एंड लेस फोर्स। मेन काम इसका क्या होता है कि ये हार्ट को ज़्यादा बीट करवाता है लेस फोर्स लगाने से, विच लोअर ब्लड प्रेशर, जिसके साथ क्या होता है ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। और उसके साथ साथ जो वेन्स जो होते हैं उसके साथ क्या होता है, एफिनेफ्रिन एड्रेनलिन स्पेशली जो होते हैं ये किस्म के ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि फाइट एंड फ्लाइट मूड में ये इस्तेमाल आते हैं, बॉडी खुद ही रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और हार्ट ज़्यादा फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं या ड्रग्स, आगे मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन में बताता हूँ, उससे क्या हो जाता है, आर्टरीज और वेन्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड फ्लो जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके यूजेस कौन कौन से हैं? दो तरह के हैं, एक कार्डिक यूजेस, एक नॉन कार्डिक यूजेस। जो कि कार्डिक यूज़ होते हैं उसमें हाइपरटेंशन आते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस जो इसका एंजाइना भी बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं, कार्डिक एरिथमियाज, CCF, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथीज़ बहुत सारे होते हैं, डाइसेक्टिंग आयोटिक एनेरिज्म, उसके लिए भी हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नॉन कार्डिक जो ब्लॉक इसके यूजेस होते हैं वो हमारे पास आते हैं, जो मायोटोक्टोमा आते हैं हमारे पास, एंजाइटी होती है, माइग्रेन जो हमारे पास आते हैं, और ट्रिमर्स जो होते हैं स्पेशली जो कि सिज़ोफ्रेनिया में भी आते हैं, वो तरह के ट्रिमर्स होते हैं, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। ग्लाइकोमा जो होते हैं वो जो स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, वो ग्लाइकोमा जो आई के लिए आई ड्रॉप की शक्ल में आते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए भी हम ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स या कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन से होंगे? स्पेशली ये मायोकार्डियल इन्फिशिएंसी और प्रीसिपिटेट CHF बाय ब्लॉकिंग सिंपैथेटिक सपोर्ट टू सीवियर स्ट्रेस। ये ब्रेडिकार्डिया भी काज कर सकता है।
COPD भी काज कर सकते हैं, ब्रोंकियल एस्थमा भी काज कर सकती है। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे इसने उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया है जो कि एफिनेफ्रिन एड्रेनालिन, उसकी वजह से क्या हो गया, वो रिलीज़ हो गए, वो रिलैक्स हो गए या बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में चले गए। तो उसकी वजह से COPD या ब्रोंकियल एस्थमा की तरफ भी पेशेंट जा सकता है। एंजाइना जो हमारे पास आते हैं दो तरह के होते हैं, एक वेरिएंट एंजाइना होता है और दूसरा जो होता है प्री एंजाइमेंटल एंजाइना होता है। एम्पेयरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस इन दी फ्री डायबिटिक्स, जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की इम्पेयरमेंट भी कर सकते हैं। LDL HDL की जो रेशो होती हैं, जो लो डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड्स होते हैं, उसकी रेशो में भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन एंजाइना भी इसकी वजह से हो सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं, स्पेशली जो हार्ट को ये कंप्लीट ब्लॉक भी कर सकता है और बाज़ों का इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। टायर्डनेस भी हो सकती है इसकी वजह से, एक्सरसाइज की कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो सकती है। आपके हैंड एंड फीट जो होते हैं वो कोल्ड हो जाते हैं और अक्सर बाज़ों का जो होते हैं इसके साथ साथ आपको चीज़ें भी भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, ड्राइविंग आप नहीं कर सकते हैं, आपकी GIT जो होती है वो अपसेट होती है, हेलुसिनेशन आते हैं एंड सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शन भी इसके साथ साथ हो सकते हैं। इसके कुछ डोजेज़ हैं जो कि आपको इसमें सामने आ रहे हैं। एटिनोल जो हमारा टॉपिक था वो वही बीटा ब्लॉकर्स को डिटेल के साथ साथ मैंने इसको, अगर आपको पेपर में एटिनोल का भी आ गया तो एटिनोल में आपने पेनाडोल या लिबर्टोल या बिसोप्रोल या फेनोल्फेनोल, ये सारे के सारे ड्रग्स जो आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसकी क्लासिफिकेशन में भी है और इसके डोजेज़ में भी हैं। जो ये डोजेज़ आपको याद होने चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात आपके MCQs में ये सारे डोजेज़ आते हैं। साइलेंट फीचर्स, और जो एटिनोल जो होता है ये कार्डियो सेलेक्टिवली होता है, हार्ट के लिए ही यूज़ हो सकते हैं और लो लिपिड सॉल्युबिलिटी के ये ड्रग होते हैं। फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म इसका होता है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट जो होता है या उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है 6 to 9 आवर्स में अपना काम स्टार्ट कर देता है। और ये नैरो डोज में के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंजाइना वगैरह उसके लिए स्पेशली यूज़ हो सकते हैं, हाइपरटेंशन उस किस्म के ड्रग्स के लिए एटिनोल यूज़ हो सकते हैं। सोटोलोल जो होते हैं ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं, ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स होते हैं और लोअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग्स होते हैं। ट्यूमोलोल जो होते हैं ये ग्लाइकोमा के लिए यूज़ हो सकते हैं और लोकल एक्टिंग ड्रग्स होते हैं स्पेशली। और ये जो दूसरे है पेनाडोल, मेटाफेरोल, ये कार्डियो सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव होते हैं और लेस फास्ट मेटाबॉलिज्म इसका इफ़ेक्ट होता है। इसके एक्शन क्या होते हैं, ये इफ़ेक्ट करता है बीटा ब्लॉकर्स को, वो जाके वहाँ पे इफ़ेक्ट कर देता है। जब ये वहाँ पे होता है ये क्या कर देता है, सिंपैथेटिक टोन को ये इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट रेट आपका नीचे की तरफ आता है, ऑटोमेटिकली खुद ही नीचे की तरफ आ जाता है। उसके साथ साथ हार्ट रेट नीचे जाएगा तो मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी या कार्डिक आउटपुट एंड स्ट्रोक वर्क भी डिक्रीज़ होने की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से एवी कंडक्शन जो होगा वो स्लो हो जाएगा और उसके साथ साथ मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्रूव ऑक्सीजन टॉलरेंस भी इसके साथ साथ कम हो जाएगा। फिर CNS का काम क्या होता है, ये बिहेवियर चेंजेस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, स्पेशली जो आप ये चीज़ें आप बोलते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, आपको ड्रीमिंग ज़्यादा हो जाते हैं, सप्रेसिव एंजाइटी हो जाती है, स्पेशली जब स्ट्रेस हो तो उसमें आपको सप्रेसिव एंजाइटी इसकी वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह के हैं, नॉन सेलेक्टिव एंड कार्डियो सेलेक्टिव। जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं वो दूसरे किस्म के कंडीशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं वो आप स्पेशली जो यूज़ करते हैं वो कार्डियो सेलेक्टिव के लिए या हार्ट रिलेटेड उसके लिए ही यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को मेरे लेक्चर्स की यहाँ से समझ नहीं आई और वो चाहता है कि सर हमें नोट्स मिल जाए उससे हम पढ़ें, तो वो मुझे dr.se.733 पे जीमेल करें और आपके नोट्स आपको मैं जीमेल कर दूँगा। तो थैंक यू। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डोपामीन पे है और जो न्यूरोट्रोफिन्स या डोपामीन पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। कोशिश करें कि हर एक लेक्चर के 10-10, 20-20 MCQs बनाए ताकि क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स करीब है, उससे ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ आपको इस नोट से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो ही जाएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।